सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू कौशल आइस। सो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, है ना। बियॉन्ड हेडलाइंस जो हमारा सीरीज चल रहा है फॉर यूपीएससी एंड ओपीएससी, तो जहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ जो कि आपका यूपीएससी और ओपीएससी का एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज जो टॉपिक मैं चूज़ किया हूँ वो फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब मैं रेफर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ। तो आज जो टॉपिक है बच्चों उसको देखते हैं क्या है। तो आज सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिए वीडियो। ये कुछ जो टॉपिक्स है ये जरूर आपका इस बार ओपीएससी प्रीलिम्स में गिर सकता है, क्योंकि ये सब अभी न्यूज़ में है, ये हॉट टॉपिक है। इसको आप प्लस ये स्टैटिक से कैसे रिलेट करके हमें पढ़ना है वो मैं इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। तो हर एक टॉपिक के बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा हूँ जिसको आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, कमेंट जरूर करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर कंप्लीट आपको पूरा मटेरियल चाहिए इसका तो मैं भी वो भी लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, आप भी आइए उसमें ज्वाइन करिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और डेली ये जो करंट अफेयर का PDF है आपको ईजिली वहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आज टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपके आता है इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में रूपी वोस्ट्रो अकाउंट, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फिर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एंड डैप, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड फाइनेंस कॉप। तो आइए चलते हैं इस 5 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल 30। तो जो आप जैसे जानते हैं तो आर्टिकल जो 30 ये कौन सा हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है। एज आर्टिकल 29 एंड 30 कौन सा राइट्स है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो आर्टिकल 29 एंड 30 किस में आता है हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। तो 29 30 हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये जो आर्टिकल चर्चे में इसलिए चल रही है, जो फोटो आप देख रहे हैं वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो पहले मैं आता हूँ बताता हूँ पहले आर्टिकल 29 या 29 30 होता क्या है। तो ये जो आर्टिकल है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली लिंग्विस्टिक और रीजनल माइनॉरिटी, ठीक है, याद रखेंगे, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए द स्टेट शुड प्रोवाइड देम एडिक्वेट फ्रीडम और राइट सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझ आया। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जितना भी इंडिया में है, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, पारसीज हो गया, ये सब अपने से खुद से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, चला सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करना तो कर सकते हैं जैसे, बट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पार्ट आता है, जैसे खुद का वो टीचर रिक्रूट कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है पूरा उनके डिस्क्रिप्शन में होगा, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी अगर अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करता है तो आर्टिकल 29 30 ये सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार दिया गया है ताकि वो अपना जो स्कूल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल पाए, उसको अपने हिसाब से, ठीक है, अपने कंडीशन पे रन कर पाए। और जो ये न्यूज़ में इसलिए मैं बता रहा था बच्चों, क्या है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो अभी चर्चे में चल रहा है, क्या इसको माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा अभी तक दिया जाएगा कि हटा दिया जाएगा। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया है, ठीक है, इसका तो रैंकिंग इंडिया में टॉप कॉलेजेस में आता है, प्लस वर्ल्ड में भी इसका अच्छा खासा रैंकिंग टॉप 500 में आ ही जाता है। तो क्या जो माइनॉरिटी स्टेटस अभी इसको दिया जाए इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो वो लोग बोल रहे कि नहीं, अब इसको हटा के इसको मेजॉरिटी जो अभी जैसे हमारा नॉर्मल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी से जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी हो गया, तब वो इससे जो माइनॉरिटी का जो टैग है इसको हटाया जाए, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया। हालांकि 1967 में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टैग था माइनॉरिटी का उसको हटाने बोला गया था कि ठीक है, AMU अभी स्टार्ट हुआ था एज ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट अभी बहुत ग्रोथ हो गया इसका, सेंटर पूरा वर्ल्ड में इसका रिकॉग्निशन है। तो ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल का जो टैग है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टैग, वो हटा दिया जाए और नॉर्मल यूनिवर्सिटी की तरह ही ट्रीट किया जाए। बट रिसेंटली जैसे हमारे जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट था 1967 का जजमेंट को उसको नल एंड वॉइड कर दिया और इसका जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस था, जो टैग था, वो फिर से रिस्टोर कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। पहले तो आपको पढ़ना है कि आर्टिकल 29 एंड 30 कौन सा राइट्स है, दैट इज कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। उसमें देखो मैं इसे बता दिया, प्लस फर्दर आर्टिकल 32 क्या बोलता है
इट मैंडेट्स दैट द स्टेट मस्ट एंश्योर, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन द ग्रांटिंग एड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस, ठीक है। अगर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर वो माइनॉरिटी स्टेटस अगर खो देता तो जो फंडिंग मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से, ठीक है, वो भी वो उसको नहीं मिलता, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्या करता है ना, ये सब जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको फंडिंग करता है, रिकॉग्निशन देता है। अगर वो स्टेटस अगर हट जाएगा तो कैसे उसको फंडिंग मिलेगा, तो वो चल नहीं पाएगा अपने से, ठीक है। बट स्टिल आर्टिकल 32 ये बोलता है कि स्टेट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी स्टेटस इंस्टीट्यूशन हो ना हो। एंड आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो मैंने कहा था, इट गारंटीज होम रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। जैसा मैंने कहा था आर्टिकल 29-30 यही रिवॉल्व करता है कि सारे माइनॉरिटी जो भी है इंडिया में उनको खुद से अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार दिया जाए, जो कि आर्टिकल 31 इंश्योर करता है। प्लस और एक आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है, दैट इज आर्टिकल 15(5), ठीक है। जैसे तो ये आर्टिकल 15 किस में आता है बच्चों, दैट इज हमारा फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ये एडिशनली ये क्या करता है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को बोलता है कि जैसे हमारा नॉर्मल कॉलेजेस में SC and ST के लिए रिजर्वेशन कुछ होता है, बट आपका माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC और ST के लिए रिजर्वेशन मैंडेटरी नहीं है। नॉर्मल कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एडेड कॉलेज में SC and ST को रिजर्वेशन देते हैं, बट ये जो डिसीजन है पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी पर छोड़ दिया जाता है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में छोड़ दिया जाता है। और ये भी बोलता है कि 50% रिजर्वेशन किसके लिए दे सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो याद रखिएगा जितना भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो लोग SC and ST के लिए रिजर्वेशन नहीं रख सकते, मतलब उनके ऊपर रख सकते कि नहीं रख सकते, बट वो लोग अपने कम्युनिटी के लिए या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 50% रिजर्व करके रख सकते हैं अपने कॉलेजेस में सीट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, क्योंकि आप देखें सारे ऑलमोस्ट सारे जो कॉलेजेस होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में SC and ST का रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। बट दिस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे आर नॉट बाउंड टू रिजर्व सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, रेदर दे में रिजर्व 50% ऑफ सीट फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। फिर जो आते हैं, मैं जैसे जजमेंट पे मैंने कहा था 1967 में जो जजमेंट था ना, उसमें जो AMU का जो स्टेटस था, माइनॉरिटी स्टेटस को, उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है। बोला था नहीं, ये तो सेंट्रल लेजिस्लेशन से एस्टैब्लिश हुआ है, क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी तक माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। बट रिसेंट जो हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अब तो चंद्रचूड़ नहीं रहे, मतलब पोजीशंस में नहीं रहे, अभी इनके जगह कौन आ गया चीफ जस्टिस, हमारा संजीव खन्ना, अभी हमारे न्यू चीफ जस्टिस है, दैट इज 51st चीफ जस्टिस हमारे। तो ये जब जाते जाते एक जजमेंट दे दिया नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टिल माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा रखा जाए, हालांकि कितना वर्ल्ड में उसका रिकॉग्निशन हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उसका चर्चा, बट स्टिल वो माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही रहेगा, ठीक है। तो ये जजमेंट में क्लियर करके चले गया वो। तो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जो ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, ठीक है, आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए। फिर आज का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ते हैं, वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली ये, ठीक है। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत न्यूज़ में ये चल रहा है आपका, ठीक है। एक साइड में लिखता हूँ नोस्ट्रो, ठीक है, इसको ऐसे डायग्राम करके समझा देते हैं, ठीक है। क्या जानेंगे, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो, ये अकाउंट का पहले मतलब समझ जाते हैं, फिर क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इंडिया है ये, ठीक है, यहाँ पे एक बैंक है SBI हमारा, और ये साइड में ले लेता हूँ USA, ठीक है, उसका कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल X, USA का बैंक है, USA या ले लेते हैं हमारे रशिया। तो जब भी SBI जो कि इंडियन बैंक है, रशिया का कोई या USA का कोई भी बैंक में अपना अगर अकाउंट खुलाता है, ठीक है, ये जो बैंक देख रहे हो ना, ये जो अकाउंट है कौन सा बैंक में, इधर एक X इज ए बैंक, ठीक है, इधर USA का है, कोई फॉरेन कंट्री का, रशिया का है। तो यहाँ पे जो X के बैंक का जो अकाउंट है, अगर ये SBI का अकाउंट है, ठीक है, अगर ये SBI का अकाउंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, SBI क्या बोलेगा या इंडिया क्या बोलेगा कि मेरा एक नोस्ट्रो अकाउंट है जो कि रशिया USA में, ठीक है। ये जो अकाउंट है SBI अकाउंट, इसको क्या बोलेंगे हम, नोस्ट्रो अकाउंट, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में, और USA और रशिया जो कंट्री में हम अकाउंट खुलाए हैं, वो लोग के लिए क्या होगा,
वो लोग के लिए होगा हमारा वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, वो लोग के लिए होगा हमारा वोस्ट्रो अकाउंट। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं, इंडिया में क्या बैंक है? एसबीआई बैंक है। अगर इंडिया का कोई भी बैंक दूसरे कंट्री के बैंक में अपना अकाउंट खोलता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट। और जिस बैंक में वो अकाउंट खुलाया है वो बैंक के लिए क्या रहेगा? वो बैंक के लिए रहेगा वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। जो नॉस्ट्रो अकाउंट जो खोलेंगे ना वो उन्हीं कंट्री का करेंसी में खोला जाएगा, दैट इज फॉरेन करेंसी में ही खोलेंगे हम। अगर यूएसए में अगर खोलते हैं तो क्या डॉलर करेंसी में हमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, अगर रशियन में करते तो रूबेल करेंसी में हम खोलते हैं। तो ये देखो बच्चे, ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट न्यूज में इसलिए आ रहा है ना क्योंकि इंडिया और रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया में बाइलेटरल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बाइलेटरल ट्रेड हो रहा है। कौन से? उनका नेशनल करेंसी में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, डॉलर को बॉयकॉट कर, जैसे रशिया तो ऑलरेडी यूएस ने मना कर दिया कि डॉलर यूज नहीं करना है, उनको तो सैंक्शन लगा रखे हैं। बट इंडिया क्या करता है? रशिया से तो ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो अब पहले ट्रेड किस में होता था? डॉलर में होता था। अब तो डॉलर क्या बैन कर दिया गया, रशिया यूज नहीं कर पाएगा। अब देखा जा रहा है कि इंडिया रशिया फिर ट्रेड कैसे बंद करेंगे? तो लोग नेशनल करेंसी में एक्सचेंज करके ट्रेड करते हैं। जैसे इंडिया का क्या है? रुपी है और इसका है रूबेल, ठीक है। तो अब ये करेंसी लोकल करेंसी या नेशनल करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके लिए अगर आप नेशनल करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके लिए नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो जो भी है हमारा वो एक खोला गया है फॉर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। मतलब इंडिया में सपोज एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई बैंक का, एक अकाउंट मेंटेन किया गया है, कौन सा? रशिया बैंक का, ठीक है। तो इधर आपका कोई भी एक रशियन बैंक का अकाउंट खोल दिया गया है, किस करेंसी में? इंडिया करेंसी में, दैट इज रुपी करेंसी में, ठीक है। मतलब रशिया का कोई भी एक बैंक है जो कि इंडिया का बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा ताकि ट्रांजेक्शन ईजी हो पाए। अगर इंडिया कुछ सामान इंपोर्ट करना है, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, तो एसबीआई डायरेक्टली इसको पेमेंट कर देगा रशियन अकाउंट में और रशियन को अपना पैसा मिल जाएगा जो रशिया का बैंक होगा। तो ये कंसेप्ट नॉस्ट्रो वोस्ट्रो का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझिए। सिंपल जैसे मैंने समझाया, यहाँ पे इंडिया एक साइड ले लिया मैंने, एक साइड यूएस रशिया ले लिया। इंडिया का सपोज एसबीआई बैंक है, अगर वो इंडिया का कोई भी बैंक दूसरे कंट्री का बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉस्ट्रो अकाउंट। और जो कंट्री के बैंक में खोला गया उस बैंक के लिए क्या होगा अकाउंट? उसको बोलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। तो नॉस्ट्रो वोस्ट्रो में आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो स्लाइड में दिखाता हूं आपको, सेम मैंने स्लाइड में अच्छे से आपको बता दिया है। इंडिया में क्या खुला? स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, मतलब इंडिया का बैंक में रशियन बैंक का अकाउंट खोल दिया गया है जिससे ट्रेड जो है इंडिया और रशिया के बीच में इजीली हो पाए। देखो यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया, इन द केस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जैसे क्लियर कर देगा आपको। इन द केस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंडियन बैंक दे होल्ड एन अकाउंट फॉर रशियन बैंक इन विच करेंसी? इन रुपी करेंसी। मतलब इंडिया में जो कोई भी एक बैंक, फॉर एग्जांपल एसबीआई है, वो रशियन बैंक का एक अकाउंट वहाँ पे खोला हुआ है, कौन सी करेंसी में? रुपी करेंसी में खुला हुआ है, ठीक है। तो ये केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स या ओपीएससी जो आपका 15 दिसंबर में, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने क्वेश्चन दे रखा है। फिर हम आते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, ठीक है। ये बॉडी है ये जो है आपका जो पर्पस हुआ था, ये 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था इस बॉडी का, ठीक है। मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टेररिज्म हटाना, ठीक है। टेररिज्म हटाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बॉडी का, टू काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो बहुत लोग देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये सब अलग अलग बॉडी है, एक सीआईडी है, एक सीबीआई है, डीआईए है, आईबी है, रॉ है, ठीक है। ये सब अदर बॉडीज है, बट एनआईए स्पेसिफिकली बनाया गया क्यों? टू काउंटर टेररिज्म इन इंडिया। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उसका जुडिक्शन हर एक स्टेट में, वो बिना कोई स्टेट का परमिशन लेके, जैसे देखो बच्चों क्या होता है, सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है कुछ स्टेट में एंट्री करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट एनआईए क्या है, उसको कोई स्टेट का परमिशन नहीं चाहिए, कोई भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट
इसको ऑब्जेक्टिव दिया गया टू काउंटर टेररिज्म। इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो इंडिया के बाहर भी है। अगर कोई भी टेररिज्म अगर बाहर पकड़ना है, टेररिस्ट को बाहर पकड़ना है, तो NIA ही जाके उसको बाहर से पकड़ के लेके आएगा वापस इंडिया, ठीक है। तो ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मैं ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, द NIA इज मैंडेटेड टू कॉम्बैट, इसका ऑब्जेक्टिव देखो पहले देखो NIA क्या, इट इज इंडियाज प्रीमियर काउंटर टेररिज्म एजेंसी एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल NIA एक्ट 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव आप देखोगे, इट इज मैंडेटेड टू कॉम्बैट व्हाट, कॉम्बैट टेररिज्म विद इन द कंट्री, ठीक है। इट इज ऑपरेट्स एज सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ। फिर ये वाला पॉइंट जैसे मैंने कहा, इट ज्यूरिडिक्शन एक्सटेंड अक्रॉस स्टेट्स विदाउट द नीड फॉर स्पेशल परमिशन इंश्योरिंग शिफ्ट, ठीक है। ये बिना कुछ कोई भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसको कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए, बल्कि अगर CBI होता तो इसको परमिशन चाहिए होगा स्टेट गवर्नमेंट से एंट्री करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एम्स टू काउंटर एंड प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, एनहांस नेशनल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर भी NIA का ज्यूडिक्शन रहता है। अगर कोई टेररिस्ट अगर बाहर चल जाता है इंडिया में अटैक करके, तो उसको पकड़ने का भी जिम्मेदारी NIA को दिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है फॉर काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी। तो इसका क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको आंसर समझाइए, ठीक है। फिर आते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र या DAP। तो बच्चों ये न्यूज़ में इसलिए है ना कि एक DAP बोल के एक फर्टिलाइजर है, ठीक है, जिसका है, उसका फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो फर्टिलाइजर है मार्केट में अभी क्या है, नहीं मिल रहा है फार्मर्स लोग को। ये फर्टिलाइजर DAP है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप जो यील्ड होता है, ये फर्टिलाइजर जरूरत है ताकि बहुत ज़्यादा यील्ड हो, ठीक है, अच्छा खासा यील्ड और फार्मर्स का थोड़ा इनकम बढ़े। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है ना कि ये केंद्र में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में DAP फर्टिलाइजर मिल ही नहीं रहा है किसान को, किसान लोग जा रहे हैं वापस चले आ रहे हैं, ठीक है। ये फर्टिलाइजर देखो, क्योंकि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये बोला गया, अगर कंपेयर करते हैं, दो टाइप ऑफ फर्टिलाइजर बच्चों होता है, एक होता है DAP फर्टिलाइजर, एक होता है NPK जो होता है उसका फुल फॉर्म वही है आपका नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। बट DAP अगर दोनों फर्टिलाइजर में आप कंपेयर करें तो DAP बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्रॉप प्रोडक्शन में एज कम्पेयर टू NPK, ठीक है। इसका अगर मार्केट में नहीं मिलना खतरा इसलिए होता है क्योंकि फूड जो हमारा फूड सिक्योरिटी जो फार्मर्स लोग अगर उनका रेसिड्यू अगर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, अगर क्रॉप प्रोडक्शन अगर घट गया इंडिया में तो फिर भुखमरी होगा, फेमिन होगा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो फर्टिलाइजर है DAP फर्टिलाइजर वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड क्रॉप विद फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। और एक बात इंपॉर्टेंट है, ये फर्टिलाइजर में दो कंपोनेंट मिलेगा आपको, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिलेगा। NPK में क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिल रहा है और क्या मिल रहा है, पोटेशियम भी मिलता है, ठीक है। NPK DAP में आपको पोटेशियम नहीं मिलेगा, बट DAP में आपको जो मेजर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपको मिलेगा। और DAP फर्टिलाइजर को बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइजर माना गया इंडिया में, जो कि यील्ड बढ़ाता है, बेटर इफेक्टिव, इट इज मोर इफेक्टिव देन NPK फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये जो बात है, ये दो फर्टिलाइजर आप पढ़ोगे, आप कमेंट करोगे कि कौन सा इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो कि पूरा ऑर्गेनिक है, जो यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ही नहीं होता है। ये आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करोगे, ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली गेट द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता ही नहीं है। जैसे DAP एंड NPK क्या है, दीज आर केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो फार्मर्स को दिया जाता है, फार्मर्स अपना क्रॉप में डाल के उसका रेसिड्यू है, यील्ड बढ़ाता है, ठीक है। बट एक ही स्टेट है इंडिया में जो कि पूरा ऑर्गेनिक हो रखा है, वो आप आंसर बताओगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजर शॉर्टेज चल रहा है DAP का, DAP और NPK का मैंने डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक आज का जो मैं कल भी डिस्कस किया था, COP29। COP अभी ये चर्चे में रहेगा कुछ दिन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपको OPSC प्रीलिम्स के लिए। तो COP29 जो, या फिर उसको हम अदर नेम से क्या बोलते हैं, फाइनेंस COP, ठीक है, दैट इज COP29, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीट हो रहा है कहाँ पे, बाकू में हो रहा है, ठीक है। बाकू अजरबैजान में यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, जहाँ पे सारे डेवलप नेशन और डेवलपिंग नेशन लोग आके मीटिंग कर रहे हैं। क्यों, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो टाइम पे, उस पेरिस एग्रीमेंट को हम जस्टिफाई, या उसका जो टारगेट दिया, टारगेट क्या था कि जो 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, उसको हम लिमिट कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही, और भी कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। बट टारगेट ब्रीच हो रहा है, क्योंकि अभी तक देख रहे हैं एट प्रेजेंट 2024 में हमारा टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइज हो रखा है। तो पेरिस एग्रीमेंट हमें कब तक अचीव करना था,
30 तक अचीव करना है, बट अभी नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि हमारा लिमिट कितना था, मैक्सिमम 2 था, बट 1.5 और 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वर्ल्ड का वो राइज होते जा रहा है हर साल, ठीक है। और इसको फाइनेंस कॉप इसलिए कहा जा रहा है कि ये COP 29 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ जो पेंडिंग था, जो $100 बिलियन, ठीक है, $100 बिलियन हर साल मोबिलाइज करना है, जो डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग नेशन को देगा। तो क्या ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, और भी ये चर्चे में, क्योंकि ये जो गोल है ना फाइनेंस जो $100 बिलियन, अब जैसे यूएस में री इलेक्ट हुए हमारे प्रेसिडेंट जो हैं जो बिडेन जैसे हार गए, अभी कौन हुआ हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो फाइनेंशियल है ना जो $100 बिलियन उसके सख्त खिलाफ है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप क्या बोला था कि पेरिस एग्रीमेंट को मानता ही नहीं है, वो चाहता नहीं होने दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ही कंट्री का ग्रोथ होगा, पॉल्यूशन में कुछ भी पॉल्यूशन कंट्रोल का मेजर लेता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये फाइनेंस कॉप या COP 29 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो USA है उसका प्रेसिडेंट चेंज हो गया, जो प्रेसिडेंट जो चेंज हुए है ना जो डोनाल्ड ट्रंप, वो पेरिस एग्रीमेंट से ऑलरेडी विड्रॉ कर रखा था, फिर से जो बिडेन आया तो फिर लोग पेरिस एग्रीमेंट में आ गया था। तो अभी देखते क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट को ये डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि नहीं मानते देखा जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो डेवलपिंग नेशन के लिए अगेन बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, फिर उनको फाइनेंस मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी डेवलप नेशन जितना भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं उसका जो प्रेशर या फिर जो खामियाना वो डेवलपिंग नेशन को ही भुगतना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का जो मेन इफेक्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उनका बढ़ रहा है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एमिट कर रहे हैं USA चाइना वाले लोग, बट डेवलपिंग नेशन पे जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके वजह से डिजीज होता है, उसके वजह से डिजास्टर होता है, उसका कौन खर्चा भुगतान करेगा। तो जो COP 29 में यही डिसाइड होना था कि $100 बिलियन को जो कैसे मोबिलाइज करेंगे, $100 बिलियन US, बट डोनाल्ड ट्रंप आने से ये थोड़ा डाउट में हो गया, इसलिए न्यूज़ में है। तो COP 29 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनेंस कॉप से नाम से जानते हैं। कल का मेरा वीडियो आप देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखा री इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप यूज पर जाए कास्ट शेडो ऑन द समिट कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारा लिमिट था 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही टेम्परेचर रेस करे, वो उसको हम मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों आज का सेशन। तो आप अगर जो यहाँ पे हम जो हमारे कौशल है आपको सारा कोर्स फीचर जो प्रोवाइड करता है, प्रीलिम से, मेन से, ऑप्शनल है, CSET क्लासेस है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो इस दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कल आपसे मिलता हूँ मैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।